है सर, सुबह से हम देख रहे हैं सर, इतना पेशेंस रखे हमारे साथ हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको धन्यवाद देते हैं कि आप सुबह से हमारे साथ हैं सर। आपकी वजह से जो ऊर्जा है वो आज कहीं आप करेंगे। धन्यवाद सर। वेलकम टू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द कंप्यूटर स्टूडेंट टीचर्स फ्रॉम द वेरियस कॉर्नर ऑफ इंडिया, various states of India. We have come here to attend the first ABB program which has been acclaimed by CEC. So I would like to welcome you and thank you sir. So friends, सुबह से बहुत सारे भाषण सुने अपन लोगों ने। तो इसी भाषणों में मैं एक भाषण और जोड़ दूंगा। बस उसके पहले जो वो एक मन की चीज है वो बोल देता हूँ। सब लोगों ने बोला संस्कृत का यूज ऐसा है वैसा है, वो सब सही है, बट मैं क्या चाहता हूँ, संस्कृत में बहुत कुछ ऐसा है जिसको अपन दुनिया को दिखाने के लिए कंप्यूटर की जरूरत है। संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए उपयुक्त है, ये ठीक है। आपको जितने भी ग्रंथों को ट्रांसलेट करके डालना है वो भी ठीक है, बट मेन जो चीजें कि संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे गए उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो दुनिया को पता नहीं। अगर आपको दुनिया को कम्युनिकेट करनी है, दुनिया को बतानी है, तो आज की डेट में लैंग्वेज की ही करें, जस्ट कंप्यूटर हो गया, उस कंप्यूटर की भाषा से ही आप दुनिया को बता सकते हैं कि हाँ ये चीज है। क्योंकि जो कुछ लिखा गया ग्रंथों में उसको प्रूफ करने के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए, नहीं तो आप प्रूफ नहीं कर सकते। और क्योंकि लोगों को कंप्यूटर जल्दी समझ में आता है, तो कंप्यूटर से प्रूफ करोगे तो वो मान लेंगे जल्दी से। अगर आप कोई हाथ से लिख के प्रूफ करने बैठोगे तो वो नहीं मानने वाले। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो उनको भी आप पढ़ाएं, जो भी हैं, उनको आप बोलो जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उसमें जो कुछ लिखा है उसको कंप्यूटर से इम्प्लीमेंट करके अगर आप दुनिया को बता सकोगे तो वो ज्यादा बहुत ही अच्छा है। ठीक है। So just before I begin, just I wanted to understand MS Excel तो आप सब लोग पढ़ाते होंगे बच्चों को। तो first question comes, what is the difference between MS Excel and database? Why we have to switch to the database? MS Excel में तो सब कुछ हो जाता है। तो ऐसी क्या चीज है जो हमें एक्सेल में नहीं मिलती जिसके कारण हमें डाटाबेस में जाना पड़ता है? सिक्योरिटी। नॉर्मलाइजेशन तो हम करते हैं, रिक्वायरमेंट नॉर्मलाइजेशन की थोड़ी ना होती है। नॉर्मलाइजेशन हम करते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो एक कॉमन मैन के लिए नॉर्मलाइजेशन की कोई वैल्यू नहीं, वो कंप्यूटर साइंस के लिए वैल्यू। मैं कॉमन मैन केस पूछ रहा हूँ कि उसका एक्सेल से काम चलता है तो डाटाबेस में क्यों स्विच हो? टाइम अगर ज़्यादा डेटा होगा तो जल्दी आ जाता है डेटाबेस। एक्सेल में टाइम लगता है। सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम है, इनसे इसको एक्सेस किया जा सकता है। सर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर होता है सर। एक्सटर्नल टूल्स से हम ले सकते हैं डाटाबेस में डाटा। एक ये हुआ कि इसे सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस जो अपन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मल्टी प्लेटफॉर्म है, जो डेटाबेस है वो मल्टी प्लेटफॉर्म है। मल्टी प्लेटफॉर्म है मतलब अगर ऐसे वो वाली लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट में खुल जाएगा, मोबाइल में खुलेगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। तो सेम सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। मल्टी प्लेटफॉर्म का बेसिकली दूसरा मतलब ये है कि इट कैन डाटाबेस कैन बी लोडेड ऑन यूनिक्स, विंडोज एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आल्सो। डाटा इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन, ठीक है। ये क्या है कि जो शब्द है ना, ये कॉमन मैन को समझ में नहीं आता है। अपन उन्हीं की बात कर रहे हैं जो कॉमन मैन को समझ में आते हैं। हाँ, बट वो कॉमन मैन को उससे कोई लेना देना नहीं। रिडंडेंसी आप कंप्यूटर साइंस वाले इसलिए आप बोलते हो रिडंडेंसी को हटा सकते हैं। कॉमन मैन को कोई लेना देना नहीं। आप 1000 जगह सेव डाटा सेव करके रखो, उसे कुछ नहीं, उसका आंसर आना चाहिए। तो वी आर जस्ट डिस्कसिंग जो कॉमन मैन के लिए एक एक्सेल में और एक डाटाबेस में क्या फर्क है। सो वन हैज कम, दैट इज द सिक्योरिटी। सेकंड हैज कम सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस, ठीक है। व्हाट एल्स? यूजर एक्सेस कंट्रोल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स की डाटा मैनिपुलेशन होगा, डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स भी डेवलप हो सकती हैं।
तो इसके पहले किसी ने मेरे से पूछा था कि फास्ट एक्सेल फास्ट है या डाटाबेस फास्ट है? डेटाबेस कितना एक्सेल को लेकर डेटाबेस बनेगा? डेटाबेस बड़ा है, एक्सेल छोटा है। एक्सेल लोकल में डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द डाटा, ठीक है? तो एक्सेल स्लो है नहीं है, एक्सेल बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू डाटाबेस। डिपेंड ऑन डाटा कितना आपके पास। अगर आपके पास 10,000 डाटा है, एक्सेल में फास्ट चलेगा। और वही डाटाबेस में 10,000 के ऊपर डाटा है, देन वहां से फिर वो आप बोल सकते हो कि हाँ यहाँ फास्ट चल सकता है। The next question comes, why Excel is faster than database if the data is less? इसका आंसर Because it is simple. एक्सेल फास्ट क्यों चलता है? और हर सीए एक्सेल को डाटाबेस में जाते ही नहीं, वो सारा काम एक्सेल से करता है, क्यों करता है? फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत। फ्लेक्सिबिलिटी है और फास्ट फास्ट है और यूजर्स की उसको फास्ट इजी टू एक्सेस यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली है, बहुत फास्ट है। Easy access. हाँ, आप क्वेश्चन वही उठता है फास्ट क्यों है? मैं आंसर देता हूँ। Cell addressing. सेल एड्रेस थोड़ा बहुत सही है, मैं एग्जैक्टली उसका आंसर देता हूँ। एक्सेल का सारा डाटा हार्ड डिस्क में नहीं रहता, पूरा मेमोरी में रहता है हमेशा, जब तक आप सेव तक बंद नहीं करते। इसलिए फास्टेस्ट तो जब मेमोरी में सब कुछ डाटा है रैम में, तो वो बहुत फास्ट चलता है। आपने सम किया, फैक्ट दबाया, वो सीधे आंसर देता है, ठीक है? ड्रैग ड्रॉप किया, सीधे आंसर आता है, क्योंकि पूरा का पूरा डाटा कहाँ रहता है? मेमोरी में रहता है। जबकि डेटाबेस में क्या होता है? आप एक डाटा सेव करोगे, जब नेक्स्ट दबाओगे वो उसको सेव करने हार्ड डिस्क में जाता है। एक चीज हो रहा है डेटाबेस में यूजर रोल्स है, यूजर रोल्स हम दे सकते हैं, इसको लिमिटेड एक्सेस दे रहे हैं उसको, ये एक्सेल में ऐसा कम है। वो बेसिकली जो आपका पॉइंट है उसका टेक्निकली बेस ये है कि मल्टी यूजर। एक्सेल की प्रॉब्लम क्या है? अभी थोड़ा बहुत मल्टी यूजर ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट अप टू दैट एक्सटेंट। एक्सेल इज नॉट ए मल्टी यूजर, ट्रू सेंस मल्टी यूजर नहीं है, जबकि डेटाबेस जो है वो ट्रू सेंस मल्टी यूजर है, ठीक है? So these are the basic few points. ये तीन सबसे important point है: security, centralized database, then speed तो नहीं है, fast access क्योंकि जब वो Excel से compare करते हैं तो slow हो जाता है, तो इसलिए fast access को अपन ज़्यादा नहीं बोल सकते। You can say it has a capacity of holding more data, ठीक है? ज़्यादा डाटा को handle कर पाता है। So these are the basic things why we have to use database instead of using the Excel. बहुत सारे points हैं, but ये main जो particular points हैं वो यही है, ठीक है? Second just point is, suppose मैं बोलता हूँ रेलवे रिजर्वेशन, ठीक है? रेलवे रिजर्वेशन एक्सेल में क्यों नहीं बन सकता? मल्टीपल लॉगिन चाहिए उसके लिए, which is not there in Excel. Huge डाटा चाहिए, huge database, वो नहीं है। Then सिक्योरिटी नहीं होगी तो क्या होगा? आपका वेटिंग लिस्ट 3 है, आपने ऊपर जाके 3 उड़ा दिए तो आपका कंफर्म हो गया, ठीक है? और रियल टाइम जो डेटा आ रहा है, रियल टाइम डेटा और रियल टाइम एक्सेल भी चलता है, एक्सेल ज्यादा रियल टाइम डेटाबेस के मेमोरी में, ठीक है? वो मेमोरी में रहता है, यहाँ तो टाइम रहता है, ठीक है? So these are the few reasons ये है। और सिंपल चीज है, जहाँ भी कोई भी बड़ा काम है बिना डेटाबेस के नहीं होता। बैंक जाओगे नहीं, इनकम टैक्स की साइट जाओगे डेटाबेस, जीएसटी की साइट जाओगे डेटाबेस, ये कोई भी जगह जहाँ भी आपके बड़ा काम है, कोई भी बड़ी कंपनी में आप जाओगे, आपको एक्सेल में काम करते नहीं मिलेंगे, सब डेटाबेस में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मल्टी लोकेशन से डाटा एंट्री करनी। आप किसी भी मॉल में जाते हो, बड़े शोरूम में, वहाँ जो डाटा एंट्री करता है वो सेंट्रलाइज सर्वर पे लोड होता है, सेंट्रलाइज डाटा, ठीक है?
So that is the reason कि वो नहीं है, ठीक है. So now we are coming to the our discussion what is database. So some define what is a database. It is a structured collection of related data. Okay. बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कुछ भी खास नहीं है, ठीक है. Now the question is what is structured? ये structured word का meaning है. Organized. Organized data. Organized data, ठीक है, या structured data. So the इसका example क्या है? टेबुलर फॉर्म में, ठीक है. एक कॉलम रहेगा, उस कॉलम का एक नाम रहेगा और उस कॉलम के अंदर उसी के सपोज नेम है तो नेम नहीं रहेगी, ठीक है. So that is structured. Then what do you mean by related? ये दो ही टर्म है इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसकी डेफिनेशन है. That tables, दो टेबल आपस में लिंक्ड रहते हैं या वो एक टेबल के अंदर का डाटा भी है तो आपस में लिंक्ड है. अगर वहाँ आपने यूजर स्टूडेंट का नेम डाला है तो उसके आगे उसकी जो एज है वो उसी स्टूडेंट की एज है. So that is all linked together. So these are the two basic terms which you have to understand. Next. ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, ऑफ डाटाबेस. पहले लोग एड्रेस बुक बनाते थे, देन टेलीफोन डायरेक्टरी बनाते थे, देन रेलवे टाइम टेबल इज वन ऑफ द complicated database which is available in the older system. ठीक है, जो पुराने लोगों उन्होंने देखा होगा ये उसको एक ट्रेन को ट्रेस करना जो बहुत लंबी ट्रेन होगी उसको कम से कम 4-5 टेबल्स के अंदर से वो ढूंढ के लाते थे और नीचे जाके लिखा रहता है रिफर टू टेबल नंबर दिस, फिर पेज नंबर दिस, वो पेज खोलो फिर उसमें वो ट्रेन ढूंढो. तो इस तरह से कम एक तो बड़ी ट्रेन है वो 4-5 टेबल्स से होके जाती है. And that is the most complicated database which is seen in the manual system. ठीक है. Then there are two terms, one is data and information. We are normally using them as an interchangeable thing, but practically there is a huge difference between them. Process data is all. A data collection of facts made up of text, numbers and names. Raw data. ठीक है. Name, some numeric thing, then date. अब उससे जो information निकलेगी, the meaning of the given data in the way interpreted Mr. So and so is a salesperson whose annual salary is this much and whose hiring rate is this much. So this is the difference between data and information. Okay. So data और information के बीच में आपको difference पता होना चाहिए. ठीक है. Then we have a table, then we have a record, then we have a field. ठीक है. तो ये तीन चीजें हैं यहाँ पे. नेक्स्ट. Then a table has 4 fields. This table has 4 fields and 3 records. ठीक है. Excel से क्या है? Excel से जब आप रेफरेंस करते हो डेटाबेस को, किसी भी सेल में आप जाके कभी कुछ नहीं कर सकते. एक्सेल में क्या करते हैं अपन, किसी भी सेल में क्या फॉर्मूला लगा दिया, कुछ भी कर दिया. यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते. सेल में जाने की आपको परमिशन नहीं. इसलिए जो लोग डायरेक्टली एक्सेल से डेटाबेस में स्विच होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो आप किसके लगाओगे, फील्ड के ऊपर लगाओगे. तो फॉर्मूला हमेशा कहाँ लगेगा, फील्ड के ऊपर लगेगा. सेल के ऊपर कभी यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगता. ठीक है. Then when you come to the software, मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, या मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनवाना है. So these are the questions which you have to give the answer. What I have got. भाई मुझे सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो मेरे पास क्या है? So you have a input. What do I want? Output. What do I need to get it there? Process. How I am going to build it? जो भी आपका एप्लीकेशन या प्रोग्राम है उसका नाम. ठीक है. So ये
बेसिकली क्वेश्चन उनके लिए है, सपोज किसी को सॉफ्टवेयर बनाना है या आप जब किसी का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो आपको उससे ये पूछना है कि भाई तेरे पास है क्या, तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें जो है और चाहिए उसके बीच की प्रोसेसिंग उसको पता है कि नहीं पता है, ठीक है। एंड लास्टली जो भी एप्लीकेशन और प्रोग्राम को बनके मिल जाएगा। मैक्सिमम टाइम ये होता है इंडिया में ऊपर के तीनों पॉइंट्स उसको क्लियर नहीं होते। जब आप सॉफ्टवेयर बनाने जाओगे उसको नहीं पता कि उसे 50% पता है उसको कि भाई ये मेरे पास है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मतलब उसको सब चीजें नहीं होती उसके पास, वो बोलेगा इनपुट है मेरे पास, देखो ये मैं डालूंगा, ठीक है। आउटपुट क्या चाहिए, बोले मुझे ये रिपोर्ट चाहिए। अब उस रिपोर्ट से जब आप चेक करने जाओगे तो पता पड़ेगा 4 इनपुट तो आप उसने बताया नहीं जो रिपोर्ट में आउटपुट में मांग रहा है, ठीक है। तो आपको वापस जाके उसकी रिपोर्ट को चेक करना पड़ता है। देन what do I know to get it there? We don't know what is the process. इनपुट बता दिया, आउटपुट बता दिया, बट उसको बीच में ये पता ही नहीं कि इस इनपुट को इस आउटपुट में किस फार्मूला लगा के मैं कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। वो फार्मूला ही पता उसको, तो फिर आपको डिग आउट करके फार्मूला किसी और से लेना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। सो ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो अपने को वहाँ पे जाके कभी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप जाओगे तो हमेशा ये प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉरेन में ऐसी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा सिस्टम होता है राइटिंग का, बट इंडिया में तो बस बोल देता है कि इनपुट है या आउटपुट है, ये मेरे को चाहिए ऐसा बनाना, ठीक है। Next comes what is the relational database. A relational database is a collection of tables from which data can be accessed in many different ways without have to reorganize the data table. That is, once the relations are created, table can talk to each other. We can relate to the table and find out what is so and so. इसमें जो सबसे important point है, relational database is a collection of tables which we know from the data accessed in many different ways without having a reorganizing the data table. मेरे को जितनी रिपोर्ट चाहिए आगे वो मैं सारी की सारी रिपोर्ट्स मेरे डाटाबेस से निकलनी चाहिए बिना डाटाबेस में चेंज किए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक्सेल में क्या है, मेरे को जो रिपोर्ट चाहिए मैं क्या करता हूँ, कॉलम इंटरचेंज कर दिया, एक और कॉलम जोड़ दिया, एक कॉलम डिलीट कर दिया, मेरी रिपोर्ट निकल गई, मेरा काम खत्म। डाटाबेस में जब आप जाते हो तो डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको परमिशन नहीं है, आपको बाद में कॉलम डिलीट करने या इंसर्ट करने। क्यों नहीं है परमिशन? टेबल स्ट्रक्चर स्कीमा पहले ही डिफाइन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? कोई तो पूछ रहा हूँ। कॉलम पहले क्रिएट करने से ही टेबल क्रिएट होगा जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। एग्री, बट और भी टेबल्स डिपेंड होते हैं, और भी टेबल्स डिपेंड होते हैं, रिलेशंस होते हैं। स्ट्रक्चर मिसमैच कर देगा। मैं उसका आंसर देता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, जब आप सपोज मेरी ये कंपनी है, मैंने उसमें आज डाटा एंट्री शुरू करवा दी, ठीक है, जो मेरे को टेबल दिया वो मैंने डाटा एंट्री शुरू करा दी, ठीक है। अब 6 महीने बाद मैंने एक रिपोर्ट निकाली और रिपोर्ट में मेरे को पता लगा कि ये कॉलम मेरी उसमें होना था, ये नहीं है, इसलिए मैं रिपोर्ट नहीं निकाल सकता। क्या होगा? डाटा खराब हो जाएगा। डाटा या तो खराब हो गया या 6 महीने में जितनी एंट्री वो वेस्ट हो गई, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है कि we have to reorganize without have to reorganizing the data table. डाटा टेबल को आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो 6 महीने बाद बोलोगे डाटा चेंज कर दो, वो नहीं पॉसिबल। आपको शुरू से इस डेप्थ में सोचना पड़ता है कि जितनी रिपोर्ट मेरे को चाहिए वो पूरी की पूरी सारी फील्ड्स इसमें हैं और वो मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। अगर नहीं निकाल पाऊंगा तो बेकार, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, ठीक है। इसलिए डाटाबेस जो डिजाइन करते हैं उस समय बहुत कुछ सोचना पड़ता है और अच्छा खासा टाइम लगता है, क्योंकि उस समय अगर आपने जल्दबाजी की तो
आगे की जो रिपोर्ट है एक आध नहीं निकलेगी तो फंस जाएगी। नेक्स्ट, नाउ यू हैव ऑलरेडी, जो भी कंप्यूटर बैकग्राउंड से आए होंगे, नॉर्मलाइजेशन सब लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। So these are all the things which I am going to discuss something about the normalization only. Normalization के बहुत सारे rules हैं, ठीक है, 6, 7, 8 तक जाते हैं, वो सब implement करने की जरूरत नहीं पड़ती है। First 3 rules से maximum database design हो जाता है। So we have created a table having employee ID, first name, last name, evaluation 1, evaluation 2, और एक मैंने टेबल बनाया। तो इसका रूल क्या बोलता है कि आपको इस तरह से चीज नहीं बनानी, ठीक है। सो ये इवैल्यूएशन 1 और 2 उसने काट दिया, उसकी जगह उसने क्या किया, एक दूसरा टेबल बनाया। इस टेबल में क्या रखा है, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई डे, ये एम्प्लॉई आईडी यहाँ से ले लिया उसने, और उस लास्ट वाला एम्प्लॉई आईडी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे 890, बाकी 2, इसके लिए 2 एम्प्लॉई आईडी मिलेंगे और इसके लिए 1 मिलेगा, और ये 3 यहाँ पे उसकी लिंक बनेगी, ठीक है। सो दिस वे यू कैन एबल टू डिवाइड दिस टेबल इनटू 2 पार्ट्स। इसको पर आगे डेप्थ में समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, देन यू शुड नॉट रिपीट द थिंग। जैसे मेरे को क्या चाहिए, ये एम्प्लॉई आईडी है, लास्ट नेम है, इवैल्यूएशन डेट है, जो पूछा कैसे वही यही है। अब उसने क्या किया, एम्प्लॉई आईडी के साथ उसने लास्ट नेम को यहाँ पे रिपीट कर दिया या फर्स्ट नेम को रिपीट कर दिया, तो इससे क्या होता है, डाटा रिडंडेंसी होती है। तो आपको ऐसा किसी भी फील्ड में डाटा रिडंडेंसी नहीं लानी जहाँ एक डाटा 2 बार ना। एम्प्लॉई आईडी डेफिनेटली यू हैव टू, यहाँ डाटा रिडंडेंसी होती है एम्प्लॉई आईडी डालने से, बट वो बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लिंक नहीं कर पाएंगे आगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, यहाँ जब आदमी हाथ से टाइप करता है तो एक जगह रजनीश में RI कर देगा, एक जगह REE कर देगा, तो देयर इज अ कंफ्यूजन, तो वो इसलिए डाटा रिडंडेंसी का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, देन यू हैव अनदर थिंग व्हिच इज, सपोज एड्रेस होम एड्रेस है, तो आपको इस टाइप से फुल नहीं लिखना है, यू हैव टू write down in a different columns, ID, address 1, address 2, city, state and zip। तो ये आपको थोड़ा डिफरेंट करके लिखना चाहिए। जस्ट लाइक एग्जांपल, अभी आप Amazon में ऑर्डर देते हो, क्या होता है, वो बताता है कि 3 दिन में पहुंचेगा, कैसे बताता है, पिन कोड से, ठीक है। सो हियर इट इज रिटन एज अ जिप कोड, फॉरेन में उसको जिप कोड, तो ये जिप कोड या पिन कोड के हिसाब से वो वर्कआउट करता है, राइट। अब अगर मैंने इसको इसके अंदर लिया होता तो क्या होता, नहीं होगा, वो नहीं बता सकता। सो इसलिए आपको ये हमेशा, कोई भी अगर फील्ड है तो उसको एलैबोरेट करने की जरूरत है, तो करके रखनी पड़ेगी। सो ये बेसिक 3 एक रूल है व्हिच यू हैव टू कंसीडर, बाकी मैं इस डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, then next is you have to give them better name, जैसे इस एग्जांपल में ID, FN, LN, अब एम्प्लॉई आईडी देना चाहिए, FN मतलब एम्प्लॉई फर्स्ट नेम, LN मतलब एम्प्लॉई लास्ट नेम एंड सो ऑन। तो थोड़ा से मीनिंगफुल वैल्यू देनी चाहिए, जिससे कि नेक्स्ट जब आप कोई दूसरा आदमी डेटाबेस खोल के देखे तो उसको समझ में आए कि एग्जैक्टली ये क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट, देन you are all aware what is the primary key, ठीक है। सबको पता है ना what is the primary key, यूनिक रिकॉर्ड आईडी, unique record ID, record your ID, ठीक है। so no duplicate, no blank, और प्राइमरी की से ही 2 टेबल से लिंक होते हैं, तो मेरी प्राइमरी की से ही लिंक होते हैं। what is the foreign key, प्राइमरी की अनदर टेबल which refers from reference key can be repeated or it cannot be repeated, can be repeated, it can be। next, so table relations है, तो आपको देखोगे
फिर रोल नंबर से इस तरह से फिर दो टेबल रिलेट हो जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी की और फॉरेन की। प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो दिस इज द रोल नंबर व्हिच इज द प्राइमरी की और ये फॉरेन की है। तो इनका जो रिलेशन होता है दैट इज 1 to many। बहुत सारे वो हाँ, इस तरफ जो रहेगा वो ये रोल नंबर कई बार रिपीट होगा, इस तरफ एक ही बार एक रोल नंबर आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह का ये रिलेशनशिप आता है। नेक्स्ट ठीक है, कल से ये जरूरत नहीं है जाने की। Now what we are going to do, we are going to create a database, एक blank Excel को लें। अपने को एक स्कूल सिस्टम डिजाइन करना है फीस लेने के लिए, तो उसमें कौन-कौन सी फील्ड्स होनी चाहिए? रोल नंबर नेम एक सेकंड, एक्सेल 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 हाँ, just one second. ये तो ऊपर ही काम है इससे एक्सेल इसको ये पढ़ता है, इसको इधर 10 ठीक है। एक कॉलम को बढ़ा दें ऊपर से ये हो गया, ये हो गया ऊपर ही हाँ, ये हो गया ये प्रोसेस यहाँ मैं सबसे पहले टेबल का नाम दे देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। इसके नीचे लिख दो रोल नंबर, इसका पहला कॉलम का नाम है सपोज रोल नंबर ले लो, ठीक है। उसके आगे ले लो नेम, नहीं उसके नीचे हाँ यहाँ पे नेम, ठीक है। और क्या स्टूडेंट आईडी वो अपना रोल नंबर के अंदर से और क्या लेना है? एड्रेस फोन नंबर ले लो, एड्रेस मोबाइल नंबर है, क्लास का फर्स्ट क्लास का एक वो रोल नंबर अलग हो सकता है, स्कॉलर नंबर या एनरोलमेंट नंबर नहीं पर चलता है, ठीक है। उसके बाद बस मेरे ख्याल से हो गया काम, ठीक है। और क्या फीस लेनी है? फीस लेने के लिए पेड और अनपेड स्ट्रीम, ठीक है। पेमेंट पेड अनपेड, देन अमाउंट ले लो, पेमेंट मोड ठीक है। नेक्स्ट एक पेमेंट मोड ले लो, फादर नेम डेट डेट ले लो, किस डेट को पेमेंट किया, और क्या लेना है? फादर्स नेम लेना है, फादर्स नेम ले लो और एक डेट ऑफ बर्थ ले लो, सीओबी ले लो, रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट नंबर, फादर्स नेम ले लो, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ले लो, इसके आगे रिसिप्ट नंबर ले लो, ठीक है।
और कुछ रह गया क्या? हो गया, ठीक है। नाउ इसमें जस्ट 2-3 चीजें बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ की जगह एज ले सकते हैं क्या? एज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, तो अपने को एज नहीं लेनी है कभी। कोशिश करो डेट ऑफ बर्थ की है या ऐसी कोई भी वैल्यू जो टाइम के साथ बदलती है उसको मत रखो, ठीक है। जो फिक्स है उसी को लेना, ठीक है। देन ये तो अपने पेमेंट लिखा था, इसका बेसिकली था कि पेमेंट ड्यू कितना है। दिस इज आल्सो कैलकुलेटेड फी, तो उसको भी लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो पेमेंट वाले को 7 को डिलीट कर दो, 7 है ठीक है। अब ये जो बंदा है ये कितनी बार फीस देगा एक साल में? annually by पर मंथ देता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। पर मंथ देता है फीस, ठीक है। अब पर मंथ फीस देगा तो ये वाला डाटा मुझको कितनी बार स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, नेम ये सब डालना पड़ेगा? 12 बार। उसकी जरूरत है क्या? ठीक है। तो अपन को अगर इस ऐसा डालेंगे तो ये हर मतलब 12 बार इसको डेटाबेस में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी जरूरत नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, इस टेबल को अपने को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी कॉलम पे लिखो फी, उस दूसरे टेबल का नाम अपन दे देते हैं फी। student detail नहीं, स्टूडेंट डिटेल तो यही है, ये स्टूडेंट डिटेल इसी को रखेंगे। इसमें से जो फील्ड इधर लेके जाएंगे वो अपन फीस, फील्ड फीस कैपिटल, ठीक है। नीचे अब यहाँ से जो है अमाउंट, मोड ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट और रिसिप्ट नंबर, ये चीजें कॉपी करके उधर पेस्ट कर roll number सारी इकट्ठी करो डाउन ठीक है। फादर्स नेम उड़ा रहा है और डेट ऑफ बर्थ ये दोनों उड़ा, तो नीचे वाले को उड़ा दो और रिसिप्ट नंबर को ऊपर कॉपी कर ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों के रिलेशन बनाने के लिए अपने को रोल नंबर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर डाल, ठीक है। तो बहुत अपन ने सिंपल कोशिश की है कि डेटाबेस डिजाइन करना पड़ता है और डेटाबेस कैसे डिजाइन होता है। नॉर्मली 2 टेबल से कभी डेटाबेस प्रैक्टिकल डिजाइन नहीं होता। इट माइट रिक्वायर 10 to 20 टेबल्स जिनके बीच से डाटा निकाल के लाना पड़ता है बाद में, बट जो डिजाइनिंग होती है वो इसी टाइप से अपने को लॉजिकली करने में, ठीक है। एनी क्वेश्चंस इन दिस? अगर फील्ड बढ़ती है तो एक टेबल और बना लेते हैं और उसके साथ बनाना, जैसे अगर अच्छा क्वेश्चन पूछा, जैसे अगर कोई फील्ड बढ़ गई, जैसे हमें लगा कि ये डेटा और होना चाहिए, हाँ। तो उसके लिए एक नया डेटा क्रिएट कर लेते हैं, नई फील्ड, तो फिर क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे? सीरियस मैंने सबसे पहले बताया, अगर सबसे ही पूरा ये पूरा शुरू में इसकी पूरी प्रैक्टिस होती है, आउटपुट रिपोर्ट की जितनी फील्ड्स होती है उससे सब में क्रॉस चेक होता है कि कोई फील्ड मिस तो नहीं है। बाद में नहीं होता, बाद में नहीं होता, क्योंकि एक बार डाटा डालना शुरू हो गया उस डेटाबेस में, फिर आप नहीं, जैसे एक रोल नंबर रख लो, हाँ। और एक उसके साथ में फिर दूसरी फील्ड जो चाहिए हमको, मैंने प्रॉब्लम बताई थी ना कि आप वो फील्ड रख सकते हो, आपको मना नहीं करता, दैट्स फाइन, बट आपने सपोज 6 महीने बाद सोचा कि अब मैं एक नई फील्ड बनाता हूँ, तो 6 महीने तक जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ने डाटा एंट्री किया वो फील्ड्स का क्या होगा? किस केस में कर सकते हैं? स्टूडेंट वाला केस है, हाँ। वो हर महीने कर रहा हाँ, है, ठीक है। तो ना हमने किसी मंथ में हमने सोचा कि ये और होना चाहिए, नहीं आप बताओ ना एग्जांपल तो क्या होना चाहिए? नहीं तो उस समय हम रोल नंबर के साथ में वो और फील्ड कर सकते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट है फील्ड क्या है, जो वो मिस हुई है उसका फील्ड बताओ। से फॉर एग्जांपल
मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर मिस कर गए फॉर एग्जांपल, आप उसको बाद में मोड ऑफ पेमेंट डालते हो तो क्या होगा? पीछे वाले सारे अपडेट करने होंगे। पीछे वाले सब अपडेट करने पड़ेंगे। पीछे वालों में हम नहीं ले, आगे से लेना शुरू कर दे उस तरह से। नहीं तो फिर वो मोड ऑफ पेमेंट वो उस टाइप से नहीं निकलेगा ना, इसलिए कभी बाद टेबल एक बार फ्रीज हो गए आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। नया वर्जन बनाओ, उसमें फिर इंप्लीमेंट करो और उसको 31 मार्च से री-इंप्लीमेंट करो, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। नया टेबल बना दे। जैसे है ना एनपीएस का हुआ था बढ़ाए सर, एनपीएस में 14% जब गवर्नमेंट ने देना शुरू किया तो एक नया फील्ड के साथ आया है ना, तो उस समय फिर क्या पूरा पुराना डेटा जो हुआ उसका क्या हुआ था? किसका? पुराना जो डेटाबेस था हाँ। ये जो पहले दोनों इक्विवेलेंट 10% देते थे, हाँ। बाद में 14% गवर्नमेंट का हुआ, 10% यूजर का होता ही था, हाँ। वो अभी भी हो रहा है। हाँ। तो वो जो 10% वाला था वो डेटाबेस का फिर क्या हुआ था? चलो मैं इसका मतलब इसका पहले एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ मोड ऑफ पेमेंट में अपन ने बाद में जोड़ा, ठीक है। नाउ यू हैव वन ऑप्शन कि मैं अज्यूम कर लूँ कि कुछ अभी तक जिसने भी किया वो सब कैश पे और एक क्वेरी डाल के बोल दूँ कि सारे मोड ऑफ पेमेंट को कैश में कन्वर्ट कर दो। सर null value से accept कर सकते हैं उसको। तो नल वैल्यू पर उसकी रिपोर्ट में क्या निकलेगा? नल वैल्यू एक्सेप्ट करा सकते हैं, बस आप कर ही नहीं सकते ना, मतलब जब उसके मोड ऑफ पेमेंट कुछ तो होएगा ना, वो गलत तो हो ही नहीं सकता मोड ऑफ पेमेंट, या तो वो कैश देगा या चेक से देगा या पेटीएम करेगा, कुछ तो करेंगे। तो अपन ये एज्यूम करते हैं कि ये सबने कैश दिया पहले, तो सबको अब कैश से रिप्लेस करा, वो पॉसिबल है, बट अदरवाइज करना पॉसिबल नहीं। और आपको अलग टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, इसी टेबल को जाके मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, वो तो मॉडिफाई करके एक फील्ड ऐड कर दी और उसी में आपने सबको कैश में कन्वर्ट कर दिया आधी वैल्यूज को, और उसके बाद आप कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली तो इस फील्ड में अगर अपने को रिपोर्ट चाहिए भाई पेटीएम से कितनों ने दिया, चेक से कितनों ने दिया, कैश कितनों से दिया, वो हमेशा में गलत है। मैंने जो क्वेश्चन उसका आंसर करता हूँ, 10% जो पहले वाला था ना, जो मतलब अगस्त से पहले 10% था, वो अब नया टेबल 14 का बढ़ेगा ना। अब एक्सेस जो होगा वो अगस्त से आगे एक्सेस होगा 14 वाला, उससे पीछे एक्सेस कर नहीं सकते हम। नहीं एक्सेस हम तो नहीं कर सकते, टेबल ही बना देंगे, रेट का टेबल बना देंगे। उन्होंने जब शुरू में डेटाबेस डिजाइन किया होगा, ये सोच के किया होगा कि ये जो 10% वाला है ये कभी भी फ्यूचर में चेंज हो सकता है, तो डेफिनेटली उन्होंने टेबल ही अलग बनाया होगा। डिजाइनर होगा, जरूर बनाया होगा। इसी तरह से पेमेंट मोड भी, अगर नया पेमेंट मोड आ गया तो पेमेंट मोड का अलग से टेबल बनेगा, उसका सिर्फ यहाँ पर आईडी आएगा। हाँ वही तो कह रहे थे, वही तो कह रहे थे। एक्चुअली सर सिंपलिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो कोई इंस्टॉल तो करवा दो। हाँ, इनको लगा दो इंस्टॉल कर। हम घर से इंस्टॉल करके ले आए। हाँ, तो ओके, तो वेलकम बैक। हम आपको जस्ट बता रहे हैं कि माइस्क्वेल कैसे अपना डेटाबेस में जो सबसे फ्री सॉफ्टवेयर है वो माइस्क्वेल है। तो अपन माइस्क्वेल को यूज करेंगे, MySQL। कोई और डेटाबेस आपके यहाँ प्रिस्क्राइब हो तो बताओ, हम लोग चेंज कर सकते हैं। भाई इसका नहीं पहले तो सेम सेम ही ठीक है, प्रोफिट में एक फाइल दिस करेंगे और ब्राउज़र खोलो, राइट। तो कैसे डाउनलोड करेंगे उसके स्टेप आपको बता देते हैं। आप लोग क्रोम में जाना, या तो आप लिखते जाओ, क्रोम में जाके MySQL सर्वर कम्युनिटी एडिशन, MySQL सर्वर कम्युनिटी एडिशन, राइट। MySQL सर्वर लिखा है, राइट। कम्युनिटी एडिशन क्या होता है पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। कम्युनिटी एडिशन जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं दे आर फ्री, राइट। बाकी कोई यूज करोगे तो पेड है, प्रोफेशनल एडिशन, राइट, एंटरप्राइज एडिशन, ये सारी चीजें पेड है उनकी।
लेकिन कम्युनिटी एडिशन लर्निंग पर्पस के लिए बनाई गई है, तो आप उसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी पायरेसी का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अपन ने MySQL कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड किया, जो भी लेटेस्ट वर्जन मिलता है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस समय लगभग 9.01 आपके पास सर्वर है, उसको आप जस्ट कम्युनिटी एडिशन को क्लिक कर देंगे। आप जब से मिला फर्स्ट लिंक पे ही आएंगे, क्योंकि MySQL इज द नेम ऑफ द कंपनी, राइट। आपने क्लिक किया, ये स्क्रीन आएगी आपके पास। इस स्क्रीन पे यहाँ पे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज दिया और विंडोज में MSI इंस्टॉलर, इसको क्लिक कर देंगे आप, राइट। डाउनलोड बटन दबा देंगे, अपने आप से वो डाउनलोड होना चालू कर देगा। अच्छा, स्टार्ट माय क्लिक करो, एक मिनट तक आपने लॉगिन कैसे बाईपास करें, राइट। यहाँ पे नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, राइट, उसमें आएगा नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, उसको आप फिर से क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर दो, अब यहाँ पे वो डाउनलोड स्टार्ट कर, तो ये आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, तो अपन स्टॉप कर लो, बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ, कर लो आप लोग कर लो। तो जैसे ये डाउनलोड कर लोगे तो हमारे पास इंस्टॉल है, तो हम अपना नहीं लेके किसी और आप लोग को ये कर लेंगे, तो हम आपके यहाँ कनेक्ट कर देंगे। क्या होगा आगे स्किप करते चलिए। अच्छा, अब हमारे पास मैं डाउनलोड कर लूँ, नहीं होगा उसी लिस्ट में। नहीं उसी को कर लीजिए, हम समझ गए। हाँ? डाउनलोड हो गया, इसका होगा कर लो इंस्टॉल कर लो। नहीं, हमारे पास इंस्टॉल है, मतलब मशीन से पुराना हटना पड़ेगा। नहीं आप डाउनलोड कीजिए, स्किप करके आगे बताइए। नहीं, इंस्टॉलेशन के स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कोई किसका इंस्टॉल हो गया, डाउनलोड हो गया, आप अपने मशीन कनेक्ट दे देंगे बस। अरे बाय वो C++ विजुअल स्टूडियो समथिंग, राइट। इसका मतलब है आपको एक मिनट, एक एरर आ रही कई लोगों के यहाँ, इसका मतलब आपकी मशीन उतनी अपग्रेड नहीं है जो उसको चाहिए, और वो है आपकी विजुअल स्टूडियो 2019 XSS3 डिस्ट्रीब्यूशन के, ये आपके पास अवेलेबल नहीं है। यदि ये नहीं है तो एक मिनट, क्या कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। क्या क्या सब्सक्राइब करिए पहले से। तो ये एरर आ रही है कई लोगों के यहाँ, तो जस्ट ये विजुअल स्टूडियो 2019 X64 ये नेट पे सर्च करो, डाउनलोड। नहीं करूँगा, सबको ये देख रहा है यार, नहीं ब्राउज़र खोलो, आपका नेट चल रहा है ना? विजुअल लो बच्चे पहले गया मेरा तो वही है, विजुअल स्टूडियो 2019 right? Right? Latest support for download. यहाँ पे गए, हमने बोला हमको डाउनलोड भी चाहिए, तो डाउनलोड से गए, नीचे देखो यहाँ की डाउनलोड ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, नीचे चलो, कौन सा करना है? हाँ वो देख रहे हैं, सबसे ऊपर दिया डाउनलोड कहाँ है डाउनलोड, ये इसकी बात कर रहे हैं,
in this article 19 उसने बोला Visual Studio 2019 नीचे कहीं डाउनलोड हो गया तो नहीं ये राइट यहाँ पे X64 X64 अपन सब 64 बिट मशीन अपने आप अब इसको डबल क्लिक करिएगा तो पहले विजुअल स्टूडियो की लाइब्रेरीज जो है वो इंस्टॉल होगी फिर आपका MySQL इंस्टॉल होगा क्या मैडम पहले क्या पहले विजुअल स्टूडियो 2019 के कुछ एक्चुअल में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इन लोगों ने अपना स्क्रीन डिजाइन जो किए इंस्टॉलेशन में नेक्स्ट करते हैं वो विजुअल स्टूडियो 2019 में बना दिया तो अब क्या हुआ हमको यदि रन करना है तो हमको भी 2019 हमारे यहाँ सपोर्ट चाहिए इसके लिए पहले हमको विजुअल स्टूडियो 2019 इंस्टॉल करना पड़ा डिस्ट्रीब्यूशन फिर हम अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे 22 ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपके एरर नहीं है नहीं अभी डाउनलोड ही नहीं हुआ यस मतलब MySQL माइक्रोसॉफ्ट सब मिलके मैडम मेरा हो गया वो मांग रहा है MySQL रूट पासवर्ड अच्छा तो जब रूट पासवर्ड है रूट एक्चुअली यूजर है रूट एडमिन है आपका यूजर का नाम है रूट तो उसका पासवर्ड क्या है आपके मोस्ट जो यूजर है उसका पासवर्ड तो वो आप डालेंगे और जो डालेंगे वो याद रखिएगा आप भूल जाएंगे नहीं अच्छा इसको एक बार ना कहीं लिख लीजिएगा अब हम लोग क्लोज कर अब सरकार ये कैंसिल करो ओके करो फिर से ओके करो रजिस्टर हां फिर से सरकार का पेज है तो डाउनलोड से पड़ा हुआ हां हां करो ठीक है रूट का पासवर्ड आप जो भी डालें बहुत तेज मत डालिएगा क्योंकि आप रन कर रहे इस समय और